फर्स्ट ईयर फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर है स्केलर वेक्टर, उसका टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर, कि अगर हम वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या होता है। तो ये व्हेन अ वेक्टर ए, एक वेक्टर है ए, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर से, नंबर को रिप्रेजेंट किया हुआ है स्मॉल m से, तो जो न्यू वेक्टर जनरेट होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा, हमने पहले ही बोला था कि मैग्नीट्यूड जो होते हैं वेक्टर के वो किस में होते हैं, मॉड्यूलस के अंदर होते हैं, ठीक है। तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, m, स्मॉल m मॉड्यूलस के अंदर होगा, तो वो क्या होगा, उसका वेक्टर होगा टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो ये किसका मैग्नीट्यूड है, वेक्टर a का। और वेक्टर a को जब हम किसी भी नंबर से क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो जो न्यू वेक्टर आएगा उसको हमने नाम दे दिया बी वेक्टर का, ठीक है। और उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे लिखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड हम ऐसे लिखेंगे, बी जो है वो न्यू वेक्टर है और ये ए जो है ये मल्टीप्लाई हुआ है किसी भी नंबर से, जो नंबर होगा एम, सही। फॉर एग्जाम्पल अगर ए वेक्टर था हमारे पास, इधर देखते हैं कि ए वेक्टर था हमारे पास, जिसका वेक्टर था ए वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड था 7, ठीक है। अब हमने इस ए वेक्टर को क्या किया, किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, वो नंबर क्या है, वो नंबर है 2, ठीक है। तो वो स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया। तो अगर हम इस 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू नंबर आ जाएगा और वो क्या आएगा, 14। तो ये जो 14 आया है ये अब ए वेक्टर नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा बी वेक्टर। तो ये 14 कैसे आया है, अब इसका ये फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला ये है कि बी वेक्टर कैसे आ सकता है, जो ए वेक्टर है उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए किसी भी नंबर से, ठीक है। तो ये नंबर अभी हमने जो देखा था वो 2 था और ए क्या था, 7। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो जो न्यू वेक्टर जनरेट होगा वो कौन सा होगा, बी। सिंपल, अगर हम किसी भी वेक्टर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा ही आता है। अब हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की, डायरेक्शन की, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, पहले भी बताया था कि मैग्नीट्यूड किसी भी चीज का क्या होता है, नंबर होता है। जैसे अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स 5 न्यूटन, तो ये जो 5 न्यूटन का जो ये 5 है ये क्या है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। और फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अब वो आगे बताई जाती है कि वो नॉर्थ है या ईस्ट है या साउथ है, ये क्या है जो भी है, ठीक है। तो अब हमने मैग्नीट्यूड की तो बात कर ली कि मैग्नीट्यूड जो चेंज हो जाएगा तो वेक्टर का भी नया वेक्टर जनरेट हो जाएगा जिसको हमने बी का नाम दिया है। लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे ए वेक्टर की होगी, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा नंबर क्या हो, ये जो हमारा m नंबर है ये क्या हो, पॉजिटिव में हो, तो हमारे वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी। यहाँ पे देखें कि ये जो a वेक्टर था पहले इसकी डायरेक्शन ये थी, फिर उसके बाद ये किसी नंबर से मल्टीप्लाई हुआ और वो नंबर पॉजिटिव था, इसीलिए उसकी डायरेक्शन यही रही, बस इसकी थोड़ी सी लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन अगर ये नंबर जो है ये नेगेटिव होता है जैसे यहाँ पर है, तो नेगेटिव होने की वजह से इसकी डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो गई, ऑपोजिट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर इज द सेम एज दैट ऑफ वेक्टर ए, डायरेक्शन बी वेक्टर की भी बिल्कुल वैसे ही रहेगी जैसे ए की है, अगर आपका m जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। मगर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ ए इफ इज नेगेटिव। तो अगर हमारा m क्या हो, नेगेटिव हो, तो हमारी जो डायरेक्शन है वेक्टर b की वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी वेक्टर a के, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करने के जो है कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं, वो देख रहे हैं आगे, इन लॉज को आगे पढ़ेंगे डिटेल में। बस ये ऐसे ही लॉज हैं कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय वन और मोर नंबर, किसी भी वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करें वन या ज्यादा नंबर से तो इट इज गवर्न बाय द फॉलोइंग रूल्स। तो उसके बाद उसको कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ये सारे रूल्स जो है फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये वाला रूल जो आप देख रहे हैं एम ए इज इक्वल्स टू ए एम, तो ये कौन सी लॉ कहलाती है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फिर ये वाला रूल है एम, फिर ब्रैकेट में है एन ए, फिर इज इक्वल्स टू एम एन जो है ब्रैकेट में और फिर ए, तो ये वाली लॉ कहलाती है एसोसिएटिव लॉ। ये दोनों लॉज अभी आप आगे पढ़ेंगे। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होती है, एम एन, एम प्लस एन ब्रैकेट में है और ए अलग है, और यहाँ पे एम
जो है वो a के साथ भी है प्लस n जो है वो a के साथ भी है, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बिल्कुल ऐसे इधर भी है, m a प्लस b जो है वो ब्रैकेट में और उसके बाद m जो है वो a के साथ भी है और b के साथ भी, ये भी क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इसका भी इतना नहीं देखना है, इसको बस ऐसे ही दिखाया है, फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। फिर है डिवीजन ऑफ वेक्टर, कि किसी भी वेक्टर को अगर हम डिवाइड कर दें किसी नंबर से तो फिर क्या होता है, तो व्हेन अ वेक्टर a इज डिवाइडेड बाय अ नंबर, यहाँ पे नंबर को किसे रिप्रेजेंट किया है स्मॉल n से, तो अगर हम किसी भी वेक्टर को क्या करें किसी भी नंबर से डिवाइड कराएं तो क्या होगा, तो एक न्यू वेक्टर जनरेट होगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा 1/n। ठीक है, मैग्नीट्यूड 1/n होगा, तो मतलब कि अगर हम यहाँ पे n लेंगे, कोई भी n लेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने n लिया 2, ठीक है, तो अब इस n की जगह हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, सही। उसके बाद मल्टीप्लाई कराएंगे कोई भी वेक्टर से, सही। मतलब कि इधर देखते हैं कि हमारा एक a वेक्टर है जिसको हमें मल्टीप्लाई कराना है किसी नंबर से, तो ये a वेक्टर है 3 और ये जो नंबर है ये क्या है, ये है 6, सही। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है ये न्यू वेक्टर जनरेट होगा, ठीक है। इस बार हमने न्यू वेक्टर को नाम c दे दिया, वो हमारी मर्जी, हम कुछ भी दे सकते हैं। तो अब ये n में हम क्या पुट करेंगे, हम पुट करेंगे 6 और a में 3, तो 1/6 कोई आंसर आएगा, कोई भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कराएंगे इस 3 के साथ और फिर जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा वेक्टर c। तो इस तरह से ये लिखा हुआ है कि if a new vector then its magnitude is given by b का मैग्नीट्यूड क्या दिया है 1/n और a, इसी को हमने अभी सॉल्व किया है। तो फिर इन्होंने कहा कि अगर हम 1/a को m कह दें जो हमने पहले कहा था, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वापसी वही हो जाएगा, ठीक है, m a जो मल्टीप्लिकेशन वाला था। इसके लिए भी सेम है कि डायरेक्शन जो है वो न्यू वेक्टर की सेम रहेगी अगर हमारा नंबर क्या है पॉजिटिव है, और डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी अगर हमारा नंबर क्या है नेगेटिव है। चेंज भी कैसे होगी, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे हो गया कंप्लीट। फिर है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाए। अभी हमने जो देखा वो क्या था, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वो इतना ज्यादा नहीं होता, जो ज्यादा काम हो रहा होता है वो एडिशन पे हो रहा होता है। तो देयर आर टू मेन मेथड्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स को ऐड करने के दो मेन मेथड हैं, एक है ज्योमेट्रिकल मेथड और एक है ट्रिगोनोमेट्रिक मेथड। तो पहले हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल मेथड। तो ज्योमेट्रिकल मेथड जो है वो किस पे है, वो हेड टू टेल रूल पे है और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, या ज्योमेट्रिकल मेथड को ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हेड टू टेल रूल या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड किस पर है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ मेथड या एनालिटिकल मेथड। इसमें हम खाली रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ मेथड को डिस्कस करेंगे और बाकी इन दो को डिस्कस करेंगे। तो पहला है हेड टू टेल रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, कि किस तरह से हम किसी भी वेक्टर को ऐड कर सकते हैं बाय हेड टू टेल रूल। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये आपका एक वेक्टर है और इस चीज को कहते हैं हेड और इसको कहते हैं टेल। तो हेड टू टेल रूल ये कहता है कि कोई भी वेक्टर, दो वेक्टर जब आपस में ज्वाइन होते हैं तो उनमें से एक की हेड दूसरे की टेल पे लगती है और इस तरह से क्या होता है वो ज्वाइन होते हैं। तो अगर हम अपने इस वेक्टर की बात करें तो ये है वेक्टर p, ये जब वेक्टर q के साथ ज्वाइन होगा तो वेक्टर q की टेल जो है वो वेक्टर p के हेड के साथ लगेगी और हेड जो है वो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं कि आप लिखा हुआ है, the resultant of two or more than two vectors acting along different directions can be obtained by drawing represented vector line in such a way the head of the vector coincide with the tail of second vector, कि एक वेक्टर का हेड जो फर्स्ट वेक्टर है उसका हेड कोइंसाइड करना चाहिए
दूसरे वेक्टर की टेल के साथ, तो फिर हम क्या निकाल सकते हैं, हम वेक्टर का जो है रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमने इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे वो भी आगे देख लेते हैं। देन द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर कोइंसाइड विद द टेल ऑफ द थर्ड वेक्टर एंड सो ऑन। तो बाय हेड टू टेल रूल हम इस तरह से बहुत सारे वेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए, ठीक है, तो हमें अगर इसमें वेक्टर बी को ऐड करना है तो वेक्टर बी की टेल यहाँ से स्टार्ट होगी और इधर पे इसका वो आ जाएगा। फिर अगर हमारे पास वेक्टर सी भी आ गया तो हम उधर भी ये करेंगे, टेल इधर लगाएंगे, हेड इधर लगाएंगे। सही, अब हमें क्या करना है, अब हमें इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो हम रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, हम फर्स्ट वेक्टर के टेल से टेल लगाते हैं और लास्ट वेक्टर के हेड से हेड लगाते हैं। फर्स्ट वेक्टर के हेड से टेल और हेड से हेड। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में भी देख लें कि ये हमारा ए वेक्टर था और ये हमारा बी वेक्टर था। अब हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो हम ए की टेल से टेल निकालेंगे, लगाएंगे और लास्ट के हेड से हेड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको हमने क्या किया है, आर से रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा इसलिए यहाँ पे आ गया थीटा, और ये इक्वेशन बन गई कि आर इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू। अब अगर हमारा वेक्टर ए बी और सी होगा तो भी हमारा रिजल्टेंट आर ही होगा। तो आर हमेशा, रिजल्टेंट जो है वो हमेशा किससे रिप्रेजेंट होगा, आर से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसकी लाइंस भी देख लेते हैं कि द लाइन ज्वाइनिंग द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। ठीक है, तो अगर हम लाइन ज्वाइन करें टेल की फर्स्ट वेक्टर से और हेड जो है लास्ट वेक्टर से, तो हमारा जो रिप्रेजेंट हो रहा होगा ये वाली लाइन, वो कौन सी लाइन होगी, वो होगा हमारा वेक्टर आर। फिर इन्होंने एक जो है डेरिवेशन दिखाई कि कंसीडर टू वेक्टर्स, कंसीडर किया दो वेक्टर्स को P एंड Q, ये जो हुए हैं P एंड Q, रिप्रेजेंटेटिव लाइन आर ए बी एंड बी सी। ए एंड बी पॉइंट पे एक वेक्टर है एंड बी एंड सी पॉइंट पर एक वेक्टर है। तो फर्स्ट वी ड्रॉ दीज लाइन अकॉर्डिंग टू द हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग हम इन लाइंस को ड्रॉ करेंगे, मतलब टेल को हेड के साथ, फिर टेल को हेड के साथ। देन वी ड्रॉ अ लाइन ए एंड सी, उसके बाद हम ए और सी के दरमियान एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो रिप्रेजेंट करेगी रिजल्टेंट वेक्टर को। एंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय द एंगल, और जो डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट वेक्टर की वो कहाँ हो, कैसे शो होगी, एंगल से। तो ये हमारी क्या आ गई, डेरिवेशन। और इस मेथड से क्या हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स एक ही टाइम में जो है ऐड हो सकते हैं। वाहिद ये वेक्टर है, ये जो है रूल है जिससे जो है एक ही टाइम में बहुत सारे वेक्टर्स क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये खत्म हो गया। अब हमारा दूसरा मेथड था जो था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी छोटा सा है कि ये जो आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको कहते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर हम क्या करें, दो वेक्टर्स को ज्वाइन कर दें, ठीक है, उनकी हेड के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी दीवार के साइड पे देखें, आपको पता होगा ये क्या है, ये क्या है, ये हमारे दो, ये हमारा एक वेक्टर है और ये हमारा क्या है, एक वेक्टर है। तो अगर मैं इस वाली दीवार पे, मतलब या इस वाले साइड पे, या कुछ भी आप अपने इमेजिन कर लें जो भी आसानी हो समझने के लिए, तो अगर मैं इधर से खड़े होके एक लाइट मारूं, ठीक है, ये लाइट है, तो अगर मैं यहाँ से लाइट मारूंगी तो इसका कुछ शेडो जो है वो इधर पड़ेगा। ठीक है, इसका कुछ शेडो इधर पड़ेगा। तो ये जो शेडो पड़ेगा, इस वेक्टर को नाम दे देते हैं, ये हमारा वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो इस वेक्टर ए का शेडो जो इस तरफ पड़ेगा उसको भी हम क्या कहेंगे, वेक्टर ए ही बोलेंगे। यहाँ कोई वेक्टर नहीं है, यहाँ पे खाली क्या है, एक शेडो है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है, ज्योग्राफिकल मेथड है या ग्राफिकल मेथड है,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सिर्फ कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लाइट मारेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोजेक्शन आ रही है या शेडो आ रहा है। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पे भी वेक्टर ए लगा देंगे। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आकर यहाँ से लाइट मारूं तो इसका जो शेडो है वो बिल्कुल यहाँ नीचे पड़ेगा, ठीक है। तो इसको नाम क्या दे देंगे, बी वेक्टर का। तो अब इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये तो चारों पैक हो गए, तो इनका रिजल्टेंट हम निकालेंगे फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर तक। क्योंकि ये वाली जो चीज थी, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये तो हमारी सिर्फ प्रोजेक्शन थी ना, यहाँ पे कोई वेक्टर नहीं था, यहाँ पे शेडो पड़ रहा था, ठीक है। तो हम रिजल्टेंट निकालेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर तक क्या आ गया, एक रिजल्टेंट आ गया। बट ये जो डायग्राम बन गई पूरी, ये कौन सी है, ये है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसी वजह से हम इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब इसको देखते हैं इनकी लाइन को, कि if the adjacent side of parallelogram represent two vector with head of one joined with the tail of the other vector, then the diagonal will represent the resultant, ठीक है। तो दो वेक्टर्स है जो आपस में कैसे ज्वाइन हुए हैं, हेड टू टेल रूल से। और उसके बाद जो है, जो रिजल्टेंट लाइन है वो आपने देख ली है, लेट ए एंड बी vectors to be added and are represented by the sides of parallelogram a b c d। तो फिर क्या कर रहे हैं, दोनों वेक्टर्स क्या हो रहे हैं, आपस में प्रोजेक्शन कर रहे हैं, और उसके बाद किस तरह से जो ज्वाइन हो रहे हैं, पैरेललोग्राम से, और उसके साइड्स हैं ए बी सी डी, ठीक। और बीच में जो क्या हो गया, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, जैसे डायग्राम में दिख रहा है। फिर that the head of A is joined with the tail of B and the resultant is obtained by joining the tail of A and B। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम A की टेल से जो है B का वेक्टर का हेड ज्वाइन है, तो हम किस तरह से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं कि B की टेल से एक टेल ज्वाइन कर दी जाए और A के हेड से हेड, तो हमारे क्या ऑब्टेन हो जाएगा, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। फिर उन्होंने लिखा है नीचे, बाय दिस मेथड ओनली टू वेक्टर्स कैन बी एडेड एट द टाइम। और इस मेथड में खाली दो वेक्टर्स क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। यहाँ पे आपको चार वेक्टर्स दिख रहे होंगे, मगर ये जो बी है ये खाली इसकी प्रोजेक्शन है, खाली इसका शेडो है, कोई वेक्टर नहीं है। और ऐसी ये जो ए है, ये इसकी क्या है, खाली प्रोजेक्शन है। तो बस यही था। इसको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसकी शेप है वो कैसी है, पैरेललोग्राम जैसी है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पे। फिर हम पढ़ेंगे आइसोलेशन ऑफ वेक्टर, जो हमारे एडिशन ऑफ वेक्टर का ही पार्ट है, ठीक है। तो सपोज अ वेक्टर b कैन बी सबट्रैक्ट फ्रॉम a, फर्स्ट वी मल्टीप्लाई बाय -1 which reverses the direction of the vector b and produce the negative of b, then we add a and b, the resultant r is directed from the tail of a of the head of -b, it was written by। कैसे कर सकते हैं हम किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई, तो इन्होंने सबट्रैक्ट, तो सबट्रैक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर आप वेक्टर ए को क्या करना चाह रहे हैं, सबट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको सबसे पहले इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वेक्टर ए 6 है, तो आपको इसको माइनस करने के लिए पहले -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर आप 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -6। अब आप इसको क्या कर दे, आपको जिस भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, आप उस वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको b का था आपका, अब ये जो आपका वेक्टर आ गया है कैसा आ गया है, -a आ गया, ठीक। तो अब आपको अगर इसको माइनस करना होगा तो आप कैसे करेंगे, एक मिनट, मैंने गलत बता दिया कि सपोज अ वेक्टर बी को आपने सपोज किया, जिसको आपने सबट्रैक्ट करना है फ्रॉम ए। तो आपको पहले वेक्टर बी को -1 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर आपका वेक्टर बी कितना है, वापसी इसी को ले लेते हैं 6, तो आपको इसको पहले माइनस करना होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा -6। तो अब आप इसको जो है माइनस कर सकते हैं। तो इसकी इक्वेशन दी हुई है कि a प्लस -b, सही है। आप क्या करेंगे, किस तरह से जो है माइनस कर सकते हैं, सिंपल, आपका ये वेक्टर आपने क्या करा है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस में होने की वजह से आपकी डायरेक्शन क्या हो गई, ऑपोजिट। पहले ये था, आपने -1 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो आपके वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो गई, ऑपोजिट हो गई। अब आप जो वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगी तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, तो a
प्लस माइनस हो जाएगा और बी हो जाएगा। तो अगर आपका ए जो है वो 8 होगा और माइनस का 6, तो फिर आपकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो इस तरह से सिंपल आप क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सही है।